आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 20वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 19 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई शहर का सबसे बड़ा होटल ताज होटल। यह एक 7 स्टार होटल था। यहाँ ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन ही आते थे, क्योंकि कोई भी आम इंसान यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज इसी होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, जो कि किसी और ने नहीं, अभिमन्यु प्रताप राजवंशी ने रखी थी, उसके और रुद्र के बिजनेस पार्टनर बनने की खुशी में। होटल में उस समय बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर कुछ पॉलिटिशियन तक मौजूद थे। सबके चेहरे पर मास्क मौजूद था, जिस वजह से ज़्यादातर किसी को पहचानना थोड़ा मुश्किल था। सब वहाँ मौजूद थे, बस इंतजार था तो रुद्र प्रताप सिंह का। बाहर मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ था, जिन्हें बस रुद्र के आने का इंतजार था। इंतजार हो भी क्यों ना, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। इंडिया के साथ साथ पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था। वही अभिमन्यु उस समय पार्टी में मौजूद था। उसके साथ ही सोफिया भी थी। दोनों वहाँ मौजूद बिजनेसमैन से बातें कर रहे थे, पर दोनों की निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। उन्हें भी रुद्र का ही इंतजार था, पर उससे ज़्यादा उन्हें उसके साथ आने वाले शख्स का इंतजार था। तभी हॉल के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ आकर रुकी। उनमें से बहुत सारे गार्ड्स बाहर निकले और लाइन बनाकर खड़े हो गए। इतने सारे गार्ड्स और उनके यूनिफॉर्म पर लगे लोगों को देखकर सब पहचान गए। यह गार्ड्स किसी और के नहीं बल्कि रुद्र प्रताप सिंह के हैं। यह देखकर मीडिया उनकी तरफ भागी, ताकि रुद्र की तस्वीर ले सके और उससे सवाल कर सके, क्योंकि रुद्र बहुत कम ही मीडिया के सामने या फिर ऐसे किसी पार्टी में जाता था। और दूसरा कारण यह था कि सब जानना चाहते थे कि रुद्र का पार्टनर बनकर कौन आया है, क्योंकि रुद्र के पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल थी, जिनमें से कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और पॉलिटिशियन की बेटी थी। पर रुद्र को आज तक किसी के साथ नहीं देखा गया था। पर आज की पार्टी का रूल था कि सबको किसी न किसी पार्टनर के साथ ही आना है। तो अगर रुद्र यहाँ आया है तो जरूर वह किसी पार्टनर के साथ ही आया होगा। सबको इंतजार था रुद्र और उसकी पार्टनर के गाड़ी से उतरने का। सब लोग उन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से देख नहीं पा रहे थे और रुद्र के गार्ड्स उन सबको आगे नहीं आने दे रहे थे। कुछ देर बाद प्रवीण ड्राइविंग सीट से बाहर आया। दूसरी साइड से रोमा भी गाड़ी से उतर गई। प्रवीण ने पीछे की साइड का दरवाजा खोला तो रुद्र अपनी शान और रुतबे और दमदार पर्सनालिटी के साथ गाड़ी से बाहर निकला। उसके निकलते ही मीडिया वाले उसकी फ़ोटो खींचने लगे। रुद्र ने एक नज़र उन सब की तरफ देखा और फिर दूसरी साइड जाकर खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला और झुककर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सब लोग हैरानी से यह देखकर सोच रहे थे कि यह कौन खुशनसीब है, जिसके लिए रुद्र प्रताप सिंह गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे हैं और उसे उतारने के लिए अपना हाथ भी दे रहे हैं। सब लोग उस तरफ देख रहे थे। तभी एक बहुत ही खूबसूरत सा हाथ गाड़ी से बाहर आया। रुद्र ने बहुत प्यार से उस हाथ को थामा और आस्था को गाड़ी से बाहर उतरने में हेल्प की। ब्लैक कलर के इवनिंग गाउन में आस्था बहुत ही कमाल की लग रही थी। एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ था और गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, जो दिखने में किसी चेन की तरह था, पर ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि वह मंगलसूत्र है। यह रुद्र ने स्पेशल आस्था के लिए तैयार करवाया था। वह नहीं चाहता था कि अभी इस पार्टी में किसी को पता चले कि आस्था उसकी पत्नी है, क्योंकि वह इस बात को कुछ स्पेशल तरीके से सबके सामने बताना चाहता था, जिससे उसकी जान को भी अच्छा लगे। इतने सारे लोगों को देखकर आस्था ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। रुद्र को पता था कि वह इतने सारे लोगों को देखकर घबरा रही है, क्योंकि आज से पहले आस्था कभी भी इतने सारे लोगों के बीच नहीं आई थी और मीडिया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्र ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और लेकर आगे बढ़ गया। मीडिया वाले उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर रुद्र के गार्ड्स ने सबको रोक रखा था, जिससे कोई भी उनके नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे थे। सब लोग आस्था के बारे में जानना चाहते थे, उसका चेहरा देखना चाहते थे, पर गार्ड्स की वजह से पॉसिबल नहीं था और आस्था ने भी मास्क लगा रखा था, जिस वजह से कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मीडिया वाले रुद्र से तरह तरह के सवाल कर रहे थे। मिस्टर सिंह, आप बता सकते हैं कि आपके साथ यह ब्यूटीफुल लेडी कौन है? मिस्टर सिंह, क्या यह कोई बिजनेसमैन की बेटी है या फिर किसी पॉलिटिशियन की बेटी? इनसे आपका क्या रिश्ता है? आप इनसे शादी करने वाले हैं सर? क्या आप मैम का चेहरा दिखा सकते हैं? मैम, आप बता सकती हैं आपका मिस्टर सिंह से क्या रिश्ता है? ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल थे जो मीडिया वाले रुद्र और आस्था से पूछ रहे थे।
रुद्र ने एक गहरी नज़र सबकी तरफ देखा और शांति मगर अपनी दमदार आवाज़ में बोला, यह कौन है? इनका मेरे साथ क्या रिश्ता है? इसका पता बहुत जल्दी आप लोगों को लग जाएगा, पर आज नहीं, क्योंकि आज की पार्टी का मोटिव कुछ और है। इसलिए मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और कौन मेरे साथ है, इस बात को छोड़कर जो यहाँ चल रहा है आप उस बात को दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। रुद्र की बात सुनकर कोई मीडिया वाला आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। रुद्र ने सिंपल और साफ शब्दों में सबको जवाब देकर जाने लगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी रुद्र को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों की नज़र रुद्र पर ही थी। सब उसे देखकर आहें भर रही थी। और आज तो हमारे हीरो ने मास्क भी नहीं पहना था। रुद्र ने सबको इग्नोर किया और आस्था का हाथ पकड़े अंदर की तरफ आ गया। तभी प्रवीण ने उसकी तरफ मास्क बढ़ा दिया। रुद्र ने उसके हाथ से मास्क लिया और पहन लिया। तभी अभिमन्यु की आवाज़ सबको सुनाई दी। रुद्र ने उस तरफ देखा तो अभिमन्यु माइक लेकर स्टेज पर खड़ा था। उसके पास ही सोफिया खड़ी थी। अभिमन्यु ने सबकी तरफ देखा और बोला, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की यह पार्टी की वजह तो आप सब जानती ही हैं, हमारी और मिस्टर सिंह की बिजनेस पार्टनरशिप। अब इतने बड़े इंसान के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इसलिए पार्टी देना तो बनता है। सो प्लीज एंजॉय द पार्टी। यह बोलकर वह स्टेज से नीचे आ गया और रुद्र की तरफ बढ़ गया, पर उसकी नज़रें आस्था पर ही थी, जो रुद्र भी महसूस कर रहा था। उसकी मुट्ठियां भीज गई, पर उसने चेहरे के भाव सामान्य ही रखे। अभिमन्यु उनके पास आ गया। उसने रुद्र को देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मिस्टर सिंह एंड वेलकम टू द पार्टी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उससे हल्के से हाथ मिलाया और मुस्कुरा दिया। तभी अभिमन्यु आस्था की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल। आस्था ने कुछ पल उसके हाथ को देखा, पर उससे हाथ मिलाया नहीं और ना ही कुछ कहा, बस धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। यह देखकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आया, पर उसने एक मुस्कुराहट के साथ हाथ पीछे खींच लिया और बोला, लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। आस्था कुछ नहीं बोली, पर रुद्र उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल, मेरी लेडी को मेरे बिना कोई और छुए इन्हें अच्छा नहीं लगता है। उसकी बात सुनकर और उसके मुंह से आस्था के लिए मेरी लेडी सुनकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आया। उसकी मुट्ठियां कस गई, जिन्हें रुद्र ने भी देख लिया था। यह देखकर वह टेढ़ा मुस्कुरा दिया। तभी अभिमन्यु खुद को शांत कर रुद्र को देखकर बोला, वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप आओगे। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर अभिमन्यु, मुझे तो आना ही था। आफ्टर ऑल सबको अपनी चीज़ दिखाने के लिए तो आना ही था, ताकि कोई बिना मतलब उसे पाने के सपने ना देखे। उसकी बात का मतलब अभिमन्यु को समझ नहीं आया। वह ना समझी में उसकी तरफ देखने लगा। उसे देखकर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मिस्टर अभिमन्यु। वह क्या है ना, बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट को पाना चाहते थे, पर जो चीज़ रुद्र प्रताप सिंह को पसंद आ जाए वह उन्हें पकड़े ही रहता है। उन्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है। रुद्र की बातें अभिमन्यु को पता नहीं क्यों बातें कम और धमकी ज़्यादा लग रही थी, पर फिर भी वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और कोई हमारी नाक के नीचे से हमारी पसंदीदा चीज़ों को छीन कर ले जाता है। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए मिस्टर सिंह। क्या पता कब सामने वाला बाजी मार जाए। रुद्र, यूं ही मैं एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं बना मिस्टर अभिमन्यु। यह जगह मैंने अपनी काबिलियत से हासिल की है। आज तक मेरी जगह और मेरी चीज़ों को छीनने की हिम्मत किसी में नहीं हुई है, और अगर किसी ने ऐसी कोई जुर्रत भी की तो उसे उसकी जगह मैंने बखूबी दिखाई है। उन सब की हालत देखकर बाकी कोई ऐसी ख्वाहिश रखने से पहले 100 बार सोचता है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु आस्था की तरफ देखते हुए बोला, देखते हैं आपकी जगह और आपकी चीज़ आपके पास कब तक रहती है। रुद्र, जरूर, अब तो यही है, आप देख लीजिएगा। अभिमन्यु की बातें सुनकर रुद्र एटीट्यूड से बोला तो उसके आगे अभिमन्यु की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वह उसे जाते हुए घूर घूर कर देखने लगा। तभी उसके कानों में आस्था की आवाज़ पड़ी, जो कब से उनकी बातें सुनकर बोर हो चुकी थी। वह मुंह बनाते हुए बोली, आप दोनों ऐसे कैसे बात कर रहे थे? ऐसा लग रहा था कि बातों ही बातों में आप एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और यह आदमी कितना अजीब सा था। इसकी बातें भी कितनी अजीब सी थी। बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी
उसे देखकर। उसकी बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाते हुए बोला, आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, बस एंजॉय कीजिए। चलिए हम उधर बैठते हैं, आपके लिए ज़्यादा देर तक खड़े रहना अच्छा नहीं है। यह बोलकर रुद्र ने उसे वहाँ लगे सोफे पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। वहाँ मौजूद सभी बिजनेसमैन उससे बात करना चाहते थे, पर रुद्र के बॉडीगार्ड्स उन्हें रुद्र के करीब नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि उनके बॉस उनकी लेडी बॉस के साथ थे। उन दोनों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए गार्ड्स ने सबको रोक रखा था। भले ही और किसी को आस्था के बारे में पता नहीं था, लेकिन रुद्र के गार्ड्स तो जानते थे ना कि वह उनकी लेडी बॉस है। अगर किसी की वजह से उनकी लेडी बॉस को कोई परेशानी हुई तो रुद्र उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। रुद्र आस्था के साथ बैठा हुआ था। वह देख पा रहा था कि लोग उससे मिलने के लिए बेताब हैं, पर वह आस्था को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तभी सोफिया बहुत ही स्टाइल से चलते हुए उसकी तरफ आती है और उसने उस समय एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी। वह ड्रेस उसके जिस्म को छुपाने का काम कम और दिखाने का ज़्यादा कर रही थी। वह रुद्र की तरफ आ रही थी, पर रुद्र के गार्ड्स उसे रोक रहे थे। यह देख गुस्से से वह उसे घूरती है, पर गार्ड्स उसे जाने नहीं देते हैं। तभी रुद्र, जो यह सब देख रहा था, वह उन्हें इशारा करता है, तो वह गार्ड्स उसे रुद्र की तरफ जाने देते हैं। सोफिया के चेहरे पर यह देखकर स्माइल आ जाती है। रुद्र के पास जाकर उसे वह हेलो बोलती है, पर वह आस्था को बिल्कुल देखी तक नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो रुद्र पर था। वही रुद्र उसके हेलो का जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह अपनी जान को जूस पिला रहा होता है, तो उसका पूरा ध्यान आस्था की तरफ था। यह देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वह आस्था की तरफ नफरत और गुस्से से घूरकर देखती है, पर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल कर मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखती है और बोलती है, मिस्टर सिंह, क्या आप डांस करना पसंद करेंगे? यह बोलकर वह बड़ी अदा के साथ रुद्र की तरफ देखती है। आस्था को उसका ऐसे रुद्र की तरफ देखना और उसे डांस के लिए पूछना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए रुद्र को ही जवाब देता उससे पहले ही आस्था सोफिया को देखकर बोलती है, बिल्कुल, मिस्टर सिंह डांस करेंगे, पर किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपनी पार्टनर के साथ। यह बोलकर वह रुद्र की तरफ प्यार से देखती है, जो उसे ही देख रहा था। आस्था की बात सुनकर सोफिया गुस्से में उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम होती कौन हो मना करने वाली? उसकी बात सुनकर रुद्र उसे देख गुस्से में बोलता है, जिंदगी है मेरी जान की मालकिन, तो वह जो चाहे मेरे लिए फैसला ले सकती है। और वैसे भी मुझे लगता है कि मिस रायचंद, आपको अपने पार्टनर के साथ डांस करना चाहिए, जो वहाँ अकेले खड़ा है। यह बोलकर वह एक साइड खड़े अभिमन्यु की तरफ इशारा करता है, जो उनकी तरफ ही देख रहा था, मतलब कि आस्था की तरफ देख रहा था। यह देखकर रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर वह आस्था की तरफ देखकर बोलता है, आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे जान? यह बोलकर वह अपना हाथ आस्था के सामने बढ़ा देता है। वही आस्था भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्र उसे लेकर हॉल के बीचों बीच आ जाता है। वहाँ और भी कपल्स डांस कर रहे थे। वही उसका इस तरह से इनकार करना सोफिया को बहुत इंसल्टिंग फील करवाता है। रुद्र ने डीजे वाले को कुछ इशारा किया, तो डीजे वाले ने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना बजा दिया, जिसे सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने आस्था को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके साथ डांस करने लगा। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। एक दूसरे की आंखों में खोए रुद्र और आस्था बहुत ही प्यार से डांस कर रहे थे। सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। सबको यह तो पता चल गया था कि यह लड़की रुद्र के लिए बहुत ज़रूरी है, पर किसी को अब तक यह पता नहीं चला था कि आखिर यह लड़की है कौन। पर रुद्र को उसके साथ इतना करीब डांस करता देख सबको यही लगा था कि दोनों बहुत करीब हैं, और सब लोग हैरान तो तब हो गए जब रुद्र बिना किसी की परवाह किए आस्था के सामने अपने एक घुटने के बल बैठ गया। उसने एक हाथ से आस्था का हाथ पकड़ रखा था और उसने अपना दूसरा हाथ अपने सीने पर रखकर अपना सर झुका लिया, जैसे आस्था को सजदा कर रहा हो। यह देखकर आस्था की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से रुद्र को खड़ा किया और उसके सीने से लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपना मास्क निकाल दिया और आस्था के चेहरे को हाथों में भरकर प्यार से उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। आस्था के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सब लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे। वही सोफिया और अभिमन्यु उन दोनों को जलती निगाहों से देख रहे थे।
सोफिया को तो आस्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उसे नफरत से देखते हुए एक तरफ चली गई। उसने एक वेटर को कुछ समझाया और पर्स से निकालकर एक पैसों का बंडल उसे पकड़ा दिया। वह वेटर हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। तालियों की आवाज से रुद्र और आस्था होश में आए। रुद्र उसे लेकर एक साइड आ गया और उसे सोफे पर बिठा दिया और उसे रोमा के पास छोड़कर कुछ बिजनेसमैन के पास चला गया। वह उससे बात करना चाहता था। आस्था बहुत खुश थी। उसे इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी जितनी रुद्र के साथ मिल रही थी। वह सोफे पर बैठी एकटक रुद्र की तरफ देख रही थी जो कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहा था, पर ध्यान उसका भी अपनी जान की तरफ ही था। तभी आस्था के पास एक वेटर आया। उसने आस्था की तरफ ड्रिंक बढ़ा दी। यह देखकर आस्था ने यह कहकर मना कर दिया कि वह ड्रिंक नहीं पीती है, पर वेटर ने उसे बताया कि यह कोल्ड ड्रिंक है, तो आस्था ने भी गिलास उठा लिया क्योंकि प्यास तो उसे भी लगी थी। आस्था को कोल्ड ड्रिंक देकर वेटर वहां से चला गया। आस्था कोल्ड ड्रिंक पीने वाली थी जब उसके साथ बैठी रोमा एकदम खांसने लगी। यह देखकर आस्था ने अपने हाथ में पकड़ा गिलास उसके मुंह को लगा दिया ताकि वह शांत हो सके, क्योंकि रोमा बहुत बुरी तरह से खांस रही थी। वही सोफिया ने जब आस्था के सामने रखा हुआ खाली कोल्ड ड्रिंक का गिलास देखा तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वह उसे देखते हुए खुद से बोली, अब देखती हूँ कि कैसे बचती हो तुम। बहुत शौक है ना मेरे रुद्र के साथ डांस करने का? इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। यह बोलकर उसने दूसरी तरफ खड़े अभिमन्यु को इशारा किया तो उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। वही कोल्ड ड्रिंक पीकर रोमा थोड़ी शांत हो गई, पर कुछ ही देर बाद उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लग गया। उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे खुद का शरीर गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। उसने आस्था की तरफ देखा और खुद को संभालते हुए बोली, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, आप यही रहना। आस्था ने उसकी तरफ देखा तो उसे रोमा कुछ ठीक नहीं लगी। उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। यह देखकर आस्था थोड़ी सी परेशान हो गई और रोमा से बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोमा, मैं ठीक हूँ दी, बस एक मिनट, फ्रेश होकर आती हूँ, रोमा ने कहा और बिना आस्था की बात सुने वहां से चली गई। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आस्था परेशानी से उसे जाती हुई देखती रह गई। वही सोफिया और अभिमन्यु की नजरें आस्था पर ही थी, पर उसे कुछ न होते हुए देखकर दोनों हैरान हो गए। अभिमन्यु ने सोफिया की तरफ देखा और बोला, तुम्हें पक्का यकीन है कि उसने वह नशे वाली ड्रिंक पी ली थी? जी हाँ, इन दोनों ने आस्था की ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला दी थी। अब यह दोनों ऐसा कर उसके साथ क्या करने वाले थे, यह तो आगे पता चलेगा। वही अभिमन्यु की बात सुनकर सोफिया आस्था की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, वह देखो, खाली गिलास अभी भी उसके सामने पड़ा है। उसके बोलने पर अभिमन्यु ने भी उस खाली गिलास को देखा जो आस्था के सामने रखा हुआ था, पर उन दोनों को यह नहीं पता था कि गिलास जरूर आस्था के सामने पड़ा है, पर उसकी ड्रिंक उसने नहीं, रोमा ने पी है, जो उस वक्त लेडी वॉशरूम में थी और अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। पर उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आंखें भी बंद होने लगी थी। नशा सर चढ़ने लगा था। उसने काफ़ी देर अपने चेहरे पर पानी मारा जिससे वह थोड़ा शांत हुई। उसने टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ किया और वॉशरूम से बाहर निकल आई। हालांकि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर वह खुद को कंट्रोल किए आगे बढ़ रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रोमा की चीखें निकल गई और वह अपना चेहरा ऊपर कर उस इंसान को देखने लगी। वही दूसरी तरफ आस्था सोफे पर बैठी हुई थी। तभी रुद्र उसके पास आया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, आप ठीक हैं जान? आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, मैं ठीक हूँ रुद्र जी। तभी प्रवीण जो उनके पास ही खड़ा था वह इधर उधर देखते हुए बोला, लेडी बॉस, रोमा कहाँ है? आस्था ने उसे घूरकर देखा और बोली, भाई, कितनी बार कहा है मुझे लेडी बॉस नहीं बहन कहा करो, नहीं तो भाभी भी कह सकते हो। प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आस्था बोली, रोमा वॉशरूम गई है, तुम प्लीज एक बार उसे देख कर आओ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आस्था की बात सुनकर प्रवीण परेशान हो गया। उसने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने उसे जाने का इशारा किया। प्रवीण जल्दी से वहां से लेडी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वही दूसरी तरफ रोमा वॉशरूम से बाहर निकली और लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रोमा की चीखें निकल गई। उसने उस इंसान की तरफ देखा
तो वह एक बिजनेसमैन था, आहान चतुर्वेदी, जिसकी इंडस्ट्री में इमेज कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि वह एक प्ले बॉय था। आए दिन वह नई लड़कियों के साथ देखा जाता था। उसे जो लड़की पसंद आती थी वह उसे अपना बना लेता था। अगर कोई लड़की उसे मना करती तो वह उसके साथ ज़बरदस्ती करता। पैसे वाला होने की वजह से पुलिस भी उसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वह पैसे के दम पर सबके मुंह बंद करा देता था। रोमा ने उसे देखा तो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर आहान ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, क्या जाने मन, कहाँ जा रही हो? चलो ना, मजे करते हैं। आहान उस समय नशे की हालत में था। रोमा को डर लगने लगा। वह खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर चतुर्वेदी, छोड़िए मुझे, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर आहान उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? तुम खुद को समझती क्या हो? औकात क्या है तुम्हारी? मेरे सामने लड़कियां मरती है मेरे साथ के लिए, और तुम? रोमा की आंखें अब बंद होने लग गई थी। उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था और उसे आहान से डर भी लग रहा था। नशे की वजह से वह खुद को आहान से छुड़ा भी नहीं पा रही थी। आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम्हें तो मैं बताता हूँ कि मुझे ना करने का क्या अंजाम होता है। यह बोलकर वह उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। रोमा खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर छुड़ा नहीं पा रही थी क्योंकि आहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। रोमा को खुद को छुड़ाते देख आहान ने उसे दीवार से लगा लिया और उसके कंधों को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच लगा, जिससे वह जमीन पर जा गिरा। रोमा ने सामने देखा तो प्रवीण खड़ा था, जो गुस्से में जमीन पर गिरे आहान को ही देख रहा था। उसे देखकर रोमा भावुक हो गई और जल्दी से उसके सीने से लग गई। प्रवीण ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो जान? रोमा ने उसकी तरफ देखा और बोली, वह मेरे साथ जबरदस्ती? यह बोलकर वह रोने लगी। प्रवीण ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाइए, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तभी आहान खुद को संभाल कर जमीन से उठ खड़ा हुआ और प्रवीण को देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? प्रवीण ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और उसे देखकर आहान डर गया क्योंकि प्रवीण की भी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान थी। रुद्र का असिस्टेंट होने की वजह से उसका भी एक अलग ही स्टेटस था और रुद्र के गुस्से की तरह उसका गुस्सा भी बहुत बुरा था। हालांकि वह गुस्सा बहुत कम करता था, पर जब भी करता तो कोई सहन नहीं कर सकता था। प्रवीण को देखकर आहान माफ़ी मांगते हुए बोला, प्रवीण सर, मुझे नहीं पता था कि यह लड़की आपके साथ है, वरना मैं इसके साथ कुछ नहीं करता। उसकी बात सुनकर प्रवीण को बहुत गुस्सा आया। उसने रोमा को खुद से अलग किया और आहान की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों? अगर यह मेरे साथ नहीं होती तो फिर तुम इसके साथ क्या करते? आहान ने कुछ नहीं बोला। तभी प्रवीण के कानों में रोमा की आवाज़ पड़ी, जो उसे बुला रही थी। उसने उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गया क्योंकि दीवार का सहारा लेकर वह खड़ी थी। उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जो अब बंद हो रही थी। प्रवीण जल्दी से उसके पास गया और उसे पकड़ते हुए बोला, जान, क्या हुआ तुम्हें? पर तब तक रोमा उसकी बाहों में झूल गई। यह देखकर प्रवीण परेशान हो गया। वह रोमा को देखकर इतना तो समझ ही गया था कि रोमा नशे में है, लेकिन वह जानता था कि रोमा ड्रिंक नहीं करती है, फिर वह नशे में कैसे हो सकती है। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर एक रूम की तरफ बढ़ गया, जो उसने उस होटल में बुक करवाया था। दरअसल रुद्र ने पहले ही उस होटल में रूम बुक करवा लिया था, ताकि अगर आस्था रेस्ट करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी हालत में उसका ज़्यादा देर पार्टी में रहना अच्छा नहीं था, इसलिए प्रवीण को बोलकर पहले ही रूम बुक करा लिया था। रवि ने उसके कहने पर 2 रूम बुक कर लिए थे, एक आस्था रुद्र के लिए और एक रोमा और खुद के लिए। वही पार्टी में आस्था और रुद्र बैठे हुए थे। प्रवीण और रोमा को इतना ज़्यादा टाइम लगते हुए देखकर आस्था को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसने देखा था रोमा की तबीयत खराब हो रही थी। उसने रुद्र की तरफ देखा और बोली, रुद्र जी प्लीज देखिए ना, भाई और रोमा को कितना टाइम हो गया है, वह दोनों अभी तक नहीं आए हैं। आस्था की बात सुनकर रुद्र ने भी गौर किया कि प्रवीण को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, पर वह अभी तक रोमा को लेकर नहीं आया। उसने आस्था की तरफ देखा, जो परेशान सी उसे ही देख रही थी। रुद्र ने प्यार से उसके चेहरे को थामा और बोला, जान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। यह बोलकर उसने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन मिला दिया। वही प्रवीण, जो रोमा को लेकर रूम में आ चुका था, उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी उसका फ़ोन बजा।
उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला तो देखा कि बॉस नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया। तभी उधर से रुद्र की भारी आवाज़ आई, कहाँ हो? उसकी बात सुनकर प्रवीण ने उसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि उसे शक हो गया था कि जरूर किसी ने रोमा को कुछ तो दिया है, वरना वह कभी ड्रिंक नहीं करती थी। रुद्र ने उसकी बात सुनी और आता हूँ बोलकर फ़ोन रख दिया। फिर उसने आस्था की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। रुद्र ने उसके गाल को सहलाया और बोला, मैं बस अभी आया जान, आप यहीं बैठना, कहीं मत जाना। आस्था, कुछ हुआ है क्या? रोमा और प्रवीण भाई कहाँ है? रुद्र, वह ठीक है और अभी दोनों साथ ही हैं। मुझे बस किसी से मिलना है, तो मैं 10 मिनट में आता हूँ। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र वहाँ से चला गया। रुद्र को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी, पर वह अभी तक वापस नहीं आया था। यह देखकर आस्था भी उस तरफ जाने लगी, जिसे देखकर बॉडीगार्ड्स ने उसे रोका, पर वह नहीं मानी, इसलिए बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे चले गए। आस्था कॉरिडोर से जा रही थी, बॉडीगार्ड भी उसके पीछे ही थे। तभी किसी ने पीछे से बॉडीगार्ड के सिर पर कुछ मारा, जिससे बॉडीगार्ड बेहोश होकर गिर गए। आवाज़ सुनकर आस्था ने पीछे देखा, पर तभी किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। आस्था ने उससे छूटने की कोशिश की, पर वह छूट नहीं पाई और कुछ ही देर में बेहोश होकर सामने वाले के कंधे पर झूल गई। उस इंसान ने उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर छुपते छुपाते वहां से चला गया। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र वापस आया, पर आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। बॉडीगार्ड्स भी गायब थे। यह देखकर रुद्र परेशान हो गया। उसने आस्था को फ़ोन लगाया और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। रुद्र उसे हर तरफ ढूंढ रहा था, वह उसे कहीं नहीं मिली। रुद्र ने नोटिस किया कि अभिमन्यु भी पार्टी से गायब था। यह देखकर रुद्र की मुट्ठियां गुस्से में भीज गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन मिला दिया। उसने सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फ़ोन कट कर दिया। वह उस समय काफ़ी गुस्से में था। वह खुद से ही बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया अभिमन्यु प्रताप। अगर मेरी जान को एक खरोंची भी आई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह बोलकर वह वहाँ से निकल गया। प्रवीण को उसने पहले ही रोमा के साथ भेज दिया था, क्योंकि रोमा की हालत सही नहीं थी। वह बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। रुद्र जल्दी से अपने मेंशन पहुंचा। उसने देखा हॉल में ही प्रवीण और उसका एक खास आदमी, जिसका नाम जतिन था। दोनों वहीं खड़े रुद्र का इंतजार कर रहे थे। रुद्र को आते देखकर जतिन जल्दी से उसके पास आया और बोला, बॉस, लेडी बॉस की आखिरी लोकेशन इस होटल की है जिसमें आप लोग पार्टी के लिए गए थे। उसके बाद लेडी बॉस की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। रुद्र वहां लगे एक बड़े से सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर सर पीछे सीट से टिकाए हुए बोला, अभी उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं होगी। उसकी बात सुनकर प्रवीण और जतिन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी प्रवीण उसे देखते हुए बोला, मतलब बॉस? रुद्र, मतलब यह कि मुंबई में अभिमन्यु उन्हें मुझसे कहीं भी नहीं छुपा सकता है, क्योंकि मुंबई मेरा शहर है, इसलिए वह उन्हें लेकर राजस्थान गया है, वह भी चॉपर की मदद से, जिस वजह से हम उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर प्रवीण की तरफ देखकर, जल्दी से राजस्थान जाने की तैयारी करो। इतना तो मुझे पता है कि वह आस्था जी को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि राजस्थान की गद्दी पाने के लिए उसे उनकी ज़रूरत है। पर अगर उसे पता चला कि आस्था जी प्रेग्नेंट है तो वह ज़रूर हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे इतनी खतरनाक मौत दूंगा कि वह सोच भी नहीं पाएगा। जल्दी से जल्दी जेट रेडी करो और राजस्थान जाने की तैयारी करो। और हाँ, कुंवर शिवांश सूर्यवंशी को इन्फॉर्म करो कि हम वहाँ आ रहे हैं। वक्त आ गया है उन्हें पूरी सच्चाई बताने का। यह बोलकर वह उठा और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रवीण और जतिन दोनों बाहर चले गए राजस्थान जाने की तैयारी करने। कुछ देर बाद वह लोग रुद्र के प्राइवेट जेट में बैठकर राजस्थान के लिए निकल गए। लगभग 3 घंटे बाद आस्था को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। खुद को अनजान जगह पाकर वह एकदम से उठकर बैठ गई। वह इधर उधर देखने लगी। उस समय वह एक बहुत ही आलीशान कमरे में थी, जो देखने में किसी राजा महाराजा के कमरे की तरह लग रहा था। आस्था को याद आने लगा कि वह तो होटल में थी और रुद्र के पास जा रही थी जब किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। यह याद कर वह डर गई। उसने इधर उधर देखा तो दरवाज़ा देखकर वह जल्दी से उस तरफ भागी और दरवाज़ा खटखटाने लगी। कोई है? प्लीज़ खोलिए, हमें यहाँ से जाना है। प्लीज़ खोलिए, हमें जाने दीजिए। पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बहुत देर तक आस्था दरवाज़ा खटखटाते रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
उसे बहुत घबराहट हो रही थी और बहुत डर भी लग रहा था। उसे कैसे भी करके वहाँ से निकलकर रुद्र के पास जाना था, पर उसे तो यह भी पता नहीं था कि वह कहाँ है। वह वही दरवाजे के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, रुद्र जी, कहाँ हैं आप? प्लीज़ जल्दी आ जाइए। दूसरी तरफ रुद्र, जो उस समय अपने प्राइवेट जेट में बैठा था, अचानक से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे घबराहट सी होने लगी। उसने आंखें बंद की और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से बोला, बस जान, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपका रुद्र आपके पास आ रहा है। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा जान। वही आस्था दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी, पर तभी वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और खुद से बोली, नहीं, मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठी नहीं रह सकती। मुझे कैसे भी करके यहाँ से जाना होगा। मुझे रुद्र जी के पास जाना ही होगा। यह बोलते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और इधर उधर देखते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र खिड़की पर गई। आस्था तुरंत खिड़की की तरफ बढ़ गई और खिड़की खोलकर देखने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार खिड़की खुल गई। यह देखकर आस्था के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत खिड़की को खोलकर देखा तो वह उस समय फर्स्ट फ्लोर पर थी। ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी आस्था प्रेगनेंसी की हालत में थी और वहाँ से नीचे नहीं कूद सकती थी। यह देखकर वह मायूस हो गई और उसने सोच लिया था कि वह कैसे भी करके वहाँ से निकल कर ही रहेगी। पर वह अभी सोच ही रही थी कि जब उसके कानों में कुछ कदमों की आवाज़ आने लगी। आस्था ने जल्दी से खिड़की पहले की तरह ही बंद कर दी और बेड पर जाकर आंखें बंद करके लेट गई। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। आस्था, जो आंखें बंद किए अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी, उसके कानों में किसी और की आवाज़ पड़ी, जो अपने साथ आए इंसान को कह रही थी, तो यह है राजस्थान की राजकुमारी, हमारे बड़े भाई सा और भाभी सा की बेटी, शिव कन्या सूर्यवंशी। दिखने में तो बिल्कुल भाभी सा जैसी है। उस औरत की बातों का जवाब देते हुए उसके साथ आया इंसान बोला, जो एक आदमी था, जिसकी आवाज़ सुनकर आस्था हैरान हो गई, क्योंकि वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अभिमन्यु की थी, जिसे आस्था पहचान चुकी थी। वह उस औरत से कह रहा था, जी काकीसा, यही है राजस्थान की राजकुमारी और हमारी हुकुमसा की गद्दी पर बैठने की सीढ़ी। औरत, वैसे इन्हें अब तक होश क्यों नहीं आया? अभिमन्यु, आता ही होगा होश। वैसे भी इन्हें बेहोश हुए 3 घंटे हो चुके हैं। औरत, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इन्हें होश में लाइए। आपका कल इनसे शादी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी शादी इनसे नहीं होगी तब तक आप राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। अभिमन्यु, वह सब तो ठीक है काकी साहब, पर इसके पति का क्या करना है? औरत, वही जो पहले किया था। अभिमन्यु, पर इस बार इसका पति कोई आम इंसान नहीं है। वह रुद्र प्रताप सिंह है, बिजनेस की दुनिया का किंग। पहले तो इनका पति एक आम इंसान था, जिसे हमने एक झटके में ऊपर पहुंचा दिया था, पर इस बार थोड़ा मुश्किल होगा। औरत, तो मुश्किल को आसान करना हमें अच्छे से आता है। इनकी शादी आपसे हो गई तो फिर वह इंसान इन्हें कभी नहीं अपनाएगा और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और फिर भी वह नहीं माना तो हमारा नाम भी माधुरी राजवंशी है। हम सब संभाल लेंगे। अपने मकसद के लिए तो हमने अपनों को नहीं छोड़ा। तो वह रुद्र प्रताप सिंह क्या चीज़ है? वह दोनों अपनी ही बातों में लगे हुए थे, बात से बेखबर कि आस्था उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसे कुछ खास अच्छे से तो समझ नहीं आ रहा था, पर वह इतना समझ चुकी थी कि उसका किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु है, उसके पति का बिजनेस पार्टनर, अपनी असली पहचान से अनजान। एक चीज़ वह और भी समझ गई थी कि वह लोग उन्हें कोई और समझकर किडनैप कर लाए हैं। यह लोग उसे कोई राजकुमारी समझ रहे थे, पर अपने पहले पति की मौत के बारे में जानकर उसे एक झटका सा लगा। मतलब उसके पहले पति की मौत कोई हादसा नहीं थी, इन लोगों ने उसे मारा था। पर क्यों? अब यह लोग रुद्र को भी मारने की बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर आस्था बहुत डर गई थी। उसे कैसे भी करके वहाँ से भागना होगा। उसे जल्दी से जल्दी अपने रुद्र जी के पास पहुँचना होगा। वह यही सब सोच रही थी जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मतलब वह लोग वापस जा चुके थे। आस्था ने धीरे से आंखें खोली तो वहाँ से वह लोग जा चुके थे। वह उठकर बैठ गई और खुद से बोली, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। कैसे भी हमें रुद्र जी के पास पहुँचना होगा, पर हम अभी नहीं निकल सकते। हमें रात होने का इंतजार करना होगा। तभी एक बार फिर दरवाज़ा खुला और 2 औरतें अंदर आई, जो दिखने में सर्वेंट लग रही थी। आस्था को होश में देखकर वह सर झुकाते हुए बोली, आपको होश आ गया कुंवारानी सा? आस्था, हम कहाँ हैं इस वक्त और हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमें हमारे पति के पास जाना है।
सर्वेंट, माफ़ कीजिए कुंवर रानी सा, पर आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं। आप नहाकर फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं। उसकी बात सुनकर आस्था को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में चीखते हुए बोली, हमें कुछ नहीं खाना है, हमें बस अपने पति के पास जाना है। दोनों सर्वेंट ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर झुकाकर बोली, आप पहले नहाकर कुछ खा लीजिए, रात को कुंवर सा आपसे मिलने आएंगे, बाकी बातें आप उनसे कर लीजिएगा। आस्था ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया, क्योंकि उसे पता था कि वह दोनों सर्वेंट ना तो उसे कुछ बताएंगे और ना ही वहाँ से जाने देगी। इसलिए आस्था ने दिमाग से काम लेने का सोचा और शांति से बैठ गई और रात होने का इंतजार करने लगी ताकि वह वहाँ से निकल पाए। दोनों सर्वेंट वहाँ से चली गई और दरवाज़ा बंद कर गई। उसे रुद्र की बहुत याद आ रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बोला, बस थोड़ा टाइम बच्चा, हम डैड के पास चलेंगे, प्लीज रुद्र जी जल्दी आ जाइए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। यह बोलते टाइम उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दूसरी तरफ रुद्र भी राजस्थान पहुंच गया था और उस समय वह एक होटल में था। उसने अपने आदमियों को लगा दिया था आस्था को ढूंढने में और कुछ आदमियों को उसने अभिमन्यु का पता लगाने को भी बोल दिया था। कैसे भी करके उसे जल्दी से जल्दी आस्था के पास पहुंचना था। तभी उसका फ़ोन बजा। सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन कट किया और बाहर की तरफ चला गया। प्रवीण और जतिन भी उसके साथ ही थे। माधुरी जी की बात सुनकर आस्था उनकी तरफ देखने लगी। वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी माधुरी जी उसके पास आ गई और उसके सामने बैठते हुए बोली, जानते हैं आप हमें नहीं पहचानती हैं, पर हम आपको अच्छे से पहचानते हैं। आखिर हमारे भाई सा और हमारी भाभी सा की परछाई हैं आप, बिल्कुल उनकी तरह ही दिखती हैं। सच कहें, आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भाभी सा हमारे सामने बैठी हैं। बस आपकी आंखें भाभी सा जैसी नहीं है, बल्कि भाई सा जैसी है। बाकी आप बिल्कुल भाभी सा पर गई हैं। हम जानते हैं बेटा, आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा। होगा भी कैसे, क्योंकि आप तो कुछ जानती ही नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम 6 महीने की ही थी। पर हम सब जानते हैं कैसे हमारे भाई सा और भाभी सा को मार दिया गया और आपको हम सबसे दूर कर दिया गया। हमारे अपनों ने ही हमारी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए। लेकिन हम उन सबको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। आप हमारा साथ नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, पर हम हमारे भाई सा और भाभी सा की मौत का बदला लेकर रहेंगे। और उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अगर उसे देखने के बाद भी आप हमारा साथ नहीं देना चाहती हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। वापस मुंबई, जिन्हें आप अपना पति कह रही हैं, उनके पास पहुंचा देंगे। लेकिन हमारे साथ, यह बोलकर वह उठ गई और रूम के बाहर जाने लगी। आस्था भी माधुरी जी को देखते हुए उठकर खड़ी हो गई और उनके साथ जाने लगी। हालांकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो सिर्फ वही जानती थी, पर उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा और चुपचाप माधुरी जी के पीछे पीछे चलने लगी। माधुरी जी उसे लेकर एक कमरे में आई और दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। आस्था भी उनके पास जाकर उस तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और उस तस्वीर को देखने लगी, जिसमें एक आदमी जो बहुत शानदार पर्सनालिटी का मालिक था, जिनके चेहरे पर एक अलग सी रोब और तेज दिखाई दे रहा था, जो कोई और नहीं, राजस्थान के पूर्व राजा रघुवेंद्र सूर्यवंशी थे और उनके साथ ही उनकी पत्नी रानी मालती सूर्यवंशी थी। उनके चेहरे की चमक भी कुछ अलग ही थी, आंखों में एक अलग सा तेज था। आस्था गौर से उस फोटो को देख रही थी। उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी। वह देख पा रही थी कि वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही दिखती है, बस उसकी आंखें अपने बाबा सा जैसी है। वह एकटक उस फोटो को देख रही थी। तभी माधुरी जी उसे देखते हुए बोली, आपको कुछ याद नहीं है? आपके माँ सा और बाबा सा भी नहीं है। आपको चाहकर भी आपको ढूंढ नहीं पाए थे, और यह सब किसी और ने नहीं, हमारे अपनों ने ही किया था। रिश्तों का मान मर्यादा और संस्कारों का गला घोट गया, सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी के लिए। पर आपके पिता को पहले ही इस बात का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया था। वह चाहते थे कि बड़ी होकर राजस्थान की गद्दी और यहाँ की प्रजा को आप संभालें, पर यह तभी होगा जब आपकी शादी हो चुकी होगी। पर आस्था ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और न ही उनकी तरफ देखा। वह बस भरी आंखों से अपने माँ बाबा की तस्वीर को देखती रही, फिर मुड़कर उस कमरे से निकली और उस कमरे में चली गई जहाँ वह पहले थी। माधुरी और अभिमन्यु उसे ही देख रहे थे। आस्था के जाने के बाद अभिमन्यु ने माधुरी जी की तरफ देखा और बोला, काकी सा, आपको क्या लगता है, यह मानेगी? माधुरी, जी,
जरूर मानेगी, और नहीं मानी तो हमारे पास और भी तरीके हैं इसे मनाने के। यह बोलकर वह शातिर तरीके से मुस्कुरा दी। अभिमन्यु भी मुस्कुरा दिया। वह दोनों भी उस रूम से निकल गए। रुद्र और शिवांश की गाड़ी एक जगह आकर रुकी। वह लोग उस समय शहर से बाहर जंगल की तरफ थे। गाड़ी से उतरकर वह लोग बाहर आए तो एक गार्ड ने उन्हें इशारा किया। दोनों उस तरफ बढ़ गए। थोड़ा आगे जाकर देखा तो वहाँ एक घर था। चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। उन दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और उस घर की तरफ बढ़ गए। उसके साथ ही उनके गार्ड भी थे। धीरे धीरे कर उन्होंने उन गार्ड को हटाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां से सारे गार्ड को बेहोश कर दिया गया। रुद्र जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गया। उसे जल्दी से जल्दी अपनी जान को देखना था। हॉल में ही अभिमन्यु सोफे पर बैठा हुआ था। रुद्र को अंदर आते देख वह हैरान हो गया, पर उसे पता था कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए रुद्र वहां पहुंच ही जाएगा, पर इतनी जल्दी पहुंच जाएगा यह उसने नहीं सोचा था। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और एकटक उसे देखने लगा। रुद्र एकटक गुस्से में उसे घूर रहा था। उसका गुस्से से तमतमाया चेहरा देख अभिमन्यु डर गया, पर उसने अपने चेहरे पर अपने डर को आने नहीं दिया। रुद्र ने उसके पास पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा और अपने दांत पीसते हुए बोला, कहा था ना कि कोई चालाकी नहीं, पर तुमने शायद रुद्र प्रताप सिंह को हल्के में ले लिया। सोचा था कि मेरी बीबी को यहाँ राजस्थान ले आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। अभिमन्यु का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके होठों से खून आने लगे थे। अपने होठों से बहते खून को साफ करते हुए उसने रुद्र की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कम तो नहीं समझा था मैंने तुम्हें। पता था कि जल्दी ही तुम इस बात का पता लगा लोगे कि मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ रखा है, पर इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाओगे यह नहीं सोचा था। पर अब आ ही गए हो तो कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें यहाँ मौत के घाट उतार कर तुम्हारी बीवी से शादी करूँगा और हुकुम शाह की गद्दी पर बैठूंगा। तभी एक बहुत ही दमदार और रौबदार आवाज़ वहाँ गूंजी, जो किसी और की नहीं शिवांश की थी। सपने देखना अच्छी बात है, पर औकात के बाहर के सपने कभी नहीं देखना चाहिए। शिवांश को वहाँ देखकर अभिमन्यु हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के साथ साथ शिवांश भी वहाँ आ जाएगा। उसने तो कितनी सावधानी से यह खेल खेला था। उसने और उसके बाप ने सूर्यवंशी परिवार को कभी उसकी राजकुमारी तक पहुँचने ही नहीं दिया था। जबकि प्रदीप जी और शिवांश ने बहुत कोशिश की थी कि शिवकन्या यानी आस्था को ढूंढने की, पर उनकी हर कोशिश उन दोनों बाप बेटे ने नाकाम कर दी थी। और इस काम में उनका साथ दिया था माधुरी जी ने, जिसकी खबर अब तक शिवांश और प्रदीप जी को नहीं थी। वैसे भी कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। अब बस देखना यह था कि जब इन लोगों को माधुरी जी के असली चेहरे का पता चलेगा तो क्या होगा। शिवांश चलते हुए उसके सामने आया और उसे देखते हुए गुस्से में बोला, बहुत गलत किया हमारी बहन को हमसे दूर कर, बहुत गलत किया। और अब एक बार फिर इन्हें मोहरा बनाकर हुकुम शाह की गद्दी हथियाना चाहते हो, पर हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। रिश्तों की वजह से अब तक मर्यादा में बंधे थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। हर किसी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और यह सजा हम खुद अपने हाथों से सबको देंगे। अभिमन्यु, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हुकुम शाह की गद्दी तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। उससे पहले तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अभिमन्यु ने उन्हें गुस्से में देखते हुए कहा और फिर जोर जोर से अपने गार्ड्स को आवाज़ देने लगा, पर कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर सामने नहीं आया। शिवांश उसे देखकर टेढ़ा मुस्कुरा दिया और जाकर सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। वहीं ऊपर आस्था, जो अभी भी खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी, शोर सुनकर वह रूम से बाहर आ गई। उसने रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे देखा तो रुद्र को देखकर वह हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो गई। वह रुद्र जी कहते हुए जल्दी से नीचे की तरफ भागी। वही उसकी आवाज़ सुनकर रुद्र ने भी उस तरफ देखा। इतने टाइम बाद अपनी जान को देखकर रुद्र के चेहरे पर सुकून उतर आया। वह मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा, पर तभी उसने आस्था को सीढ़ियों से भागते हुए देखा तो चिल्लाकर बोला, जान संभल कर। पर आस्था ने उसकी बात नहीं सुनी और भागते हुए नीचे आकर सीधा रुद्र की बाहों में लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु ने जब यह देखा तो वह गुस्से में भर उठा। वह गुस्से में रुद्र और आस्था की तरफ बढ़ने लगा, पर खुद पर किसी की घूरती नजरें महसूस कर उसने सामने देखा तो शिवांश बुरी तरह से उसे घूर रहा था। यह देखकर अभिमन्यु वहीं रुक गया, पर उसने रुद्र और आस्था को गुस्से में घूरना नहीं छोड़ा। वही रुद्र आस्था को बाहों में भरे आंखें बंद किए खड़ा था।
तभी आस्था की सिसकियां उसके कानों में पड़ने लगी। देखते ही देखते वह बुरी तरह रोने लगी। रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ जान, आप रो क्यों रही हैं? हम आ गए हैं ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम अभी यहाँ से चलेंगे। आस्था रोते हुए उसे देखते हुए बोली, मैं डर गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि वह मुझसे शादी कर। यह बोलकर वह फिर से रोने लगी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है और ना ही हम कुछ होने देंगे। और रही बात शादी की, तो वह तो हो चुकी है आपकी मुझसे। अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना बनाया है। इस जन्म क्या, अगले हर जन्म में आप बस मेरी ही होकर रहेंगी। उसकी बात सुनकर आस्था कुछ नहीं बोली, बस उसके चेहरे को देखने लगी। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, सच में अगले हर जन्म के लिए हमने आपको बुक कर लिया है। अब आप हमेशा हमारी ही होकर रहेंगी। कोई हमें अलग नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर आस्था के चेहरे पर सुकून उतर आया। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर शिवांश के पास आ गया। अब जाकर शिवांश ने आस्था का चेहरा देखा, जो बिल्कुल उसकी बड़ी माँ की तरह ही था। उसे वह दिन याद आने लगा जब उसने पहली बार आस्था को अपनी गोद में लिया था। वह तब 5 साल का था और आस्था 1 दिन की। इतना खुश हुआ था वह उसे देखकर, हमेशा उसके पास ही बैठा रहता था, उससे ढेर सारी बातें करता। पर 6 महीने बाद ही अचानक ही सब कुछ बदल गया था। उसके बड़े पापा सा और बड़ी माँ सा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और उसकी गुड़िया जैसी बहन को भी उससे दूर कर दिया गया। कितनी कोशिश की थी प्रदीप जी ने उसे ढूंढने की, पर वह मिली ही नहीं थी। सबने कहा था कि वह अब इस दुनिया में ही नहीं होगी, पर प्रदीप जी ने और शिवांश ने उनकी एक बात नहीं सुनी और उन्हें पता था कि उनकी राजकुमारी जिंदा है। आज तक वह उसे ढूंढ रहे थे। बड़े होने के बाद शिवांश भी उसे ढूंढ रहा था। शिवांश एकटक आस्था को देख रहा था, वही आस्था भी उसे देख रही थी, जिसे देखकर उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। पर वह उसे जानती नहीं थी, पहली बार देख रही थी। पर फिर शिवांश को देख उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई उसका अपना ही है। तभी रुद्र ने उसे देखा और बोला, जान, यह आपके बड़े भाई हैं और राजस्थान के होने वाले हुकुम साहब, कुंवर शिवांश सूर्यवंशी। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ, इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।